ट्रांजिशन प्रोटोकॉल में विश्व मामलों के एक बेहद प्रतिष्ठित टिप्पणीकार का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी और सम्मान महसूस हो रहा है। खास तौर पर विश्व मामलों के वित्तीय पहलू के संदर्भ में, क्योंकि हर चीज वित्त के जरिए चलती है। और ये युद्ध, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, जिस पर हम भी इस चैनल पर बहुत चर्चा कर चुके हैं, हमारी नज़र में पेट्रोडॉलर की सर्वोच्चता का युद्ध है। तो मैं एलेक्स क्रेनर का स्वागत करना चाहता हूँ। ये ट्रांजिशन प्रोटोकॉल है। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो कृपया $5 में सब्सक्राइब बटन दबाइए, जो आधे कप कॉफ़ी की कीमत से भी कम है। हर महीने हम आपके मेल बॉक्स में एक ब्रीफिंग भेजेंगे जिसका नाम है द सिक्योरिटी ब्रीफिंग। इसमें उन सभी विषयों पर चर्चा होगी जिनके बारे में हम यहाँ बात करते हैं, और इसमें दुनिया भर में अपनी विशेषता के लिए पहचाने जाने वाले टिप्पणीकार शामिल होंगे। तो एलेक्स, आपका स्वागत है, और आपको इंतजार करवाने के लिए मैन एयर आपसे माफी चाहता हूँ। अब मंच आपका है। कृपया बताइए कि आपके अनुसार उस युद्ध की असली वजह क्या है जिस पर इस समय पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित है। जुल्फिकार, मुझे बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। माफ़ी मांगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिंदगी में ये बहुत बहुत छोटी बातें हैं। युद्ध जो तेजी से बिगड़ता हुआ लग रहा है। अभी हम किस तारीख पर हैं? 23 जुलाई 2026। ये वाकई एक रहस्यमय घटना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। इसका अनुमान लगाया जा सकता था। बस एक ही बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि इसी साल फरवरी में ईरान पर हमला करके ठीक ट्रंप ही रूबिकॉन पार करेंगे और उस मोड़ से आगे निकल जाएंगे जहां से वापसी नहीं होती। मैंने हाल ही में पॉलिसी एक्सचेंज नाम के एक ब्रिटिश थिंक टैंक की एक बड़ी रिपोर्ट पढ़ी। उसके मुख्य लेखक सर जॉन जेनकिंस थे, जो ब्रिटिश विदेश नीति के बड़े दिग्गजों में से एक हैं। वे, आप जानते हैं, ब्रिटिश खुफिया तंत्र के करीब रहे हैं, ब्रिटिश विदेश कार्यालय के करीब रहे हैं। लीबिया, सीरिया, सऊदी अरब जैसी जगहों पर राजदूत के तौर पर काम कर चुके हैं, लगभग पूरी दुनिया में। वे मध्य पूर्वी क्षेत्र के गहराई से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं। और ये रिपोर्ट जुलाई 2023 में प्रकाशित हुई थी, और मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये, आप जानते हैं, 7 अक्टूबर से पहले की है। ये नीति लगभग हूबहू उन घटनाओं का खाका पेश करती है जिन्हें हम आज देख रहे हैं। ये ब्रिटेन की उस चीज से जुड़ी है जिसे वे कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू कहते हैं। यही उनका प्रमुख विदेश नीति दृष्टिकोण है। इसमें घोषणा की गई है, खैर वास्तव में घोषणा की गई है, कि ब्रिटेन का झुकाव हिंद प्रशांत क्षेत्र की ओर होगा। उन्होंने इसे इंडो पैसिफिक की ओर झुकाव कहा था, लेकिन फिर वे कहते हैं कि जब तक हम ईरान को शांत नहीं कर देते और उसे नियंत्रण में नहीं ले आते, तब तक हम हिंद प्रशांत की ओर ये झुकाव नहीं कर सकते। और इस दस्तावेज में इस बारे में साफ तौर पर जल्दबाजी का एहसास है। फिर ये उन नीतिगत तत्वों को बताता है जिन्हें ईरान से नित समहर साथ की जरूरी है। और इसमें सिर्फ सीरिया को गिराने की बात नहीं कही गई है, बल्कि ब्रिटेन और इजराइल के बीच विशेष साझेदारी को मजबूत करने की भी बात है। ये ऐसी बात है जिस पर चर्चा नहीं होती। आप जानते हैं, ज्यादातर लोग मध्य पूर्व की घटनाओं की बात करते हैं और सब कुछ ट्रंप पर आ जाता है, लेकिन ये सब ट्रंप से कम 2 दशक पहले का है। और फिर अगर आप ये दस्तावेज पढ़ें, और चैथम हाउस द्वारा प्रकाशित कई दस्तावेज भी हैं, तो आप देखते हैं कि ब्रिटिश लोग अमेरिकियों की निष्क्रियता से बहुत नाराज हैं, और वे इस बात को लेकर भी बहुत चिंतित थे कि IAEA के राफाएल ग्रॉसी मार्च 2023 में ईरान गए थे, और उन्होंने ईरानियों के साथ एक बयान जारी किया था, एक संयुक्त बयान। और मूलतः ब्रिटिश बहुत नाराज थे, क्योंकि उनका कहना था कि इस बयान की भाषा साफ दिखाती है
कि वे JCPOA वार्ताओं में वापस जाना चाहते हैं और अमेरिकी भी JCPOA वार्ताओं में लौटना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों से अमेरिकी नीति यही रही है, इंतजार करो और देखो। और मध्य पूर्व की स्थिति अमेरिकी निष्क्रियता के कारण बिगड़ी है, यानी अमेरिकियों ने पर्याप्त बमबारी नहीं की है। तो इस पूरी स्थिति को फिर से क्या कहें, कार्रवाई की ओर धकेलना होगा। उन्होंने लगभग ऐलान ही कर दिया कि इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष होगा, कि इजरायल ईरान पर हमला करेगा, उसके परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा और इससे क्षेत्रीय स्तर पर तनाव बढ़ेगा, एक क्षेत्रीय युद्ध छिड़ जाएगा। और वे साफ तौर पर कहते हैं कि यह बहुत जरूरी मामला है। यूनाइटेड किंगडम की सेना छोटी और अप्रभावी है, इसलिए उसे इस बात का फायदा उठाना होगा कि रूस यूक्रेन में पूरी तरह उलझा हुआ है। फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल हो रहे हैं और इससे रूस के लिए चीजें और जटिल हो जाएंगी, ताकि रूसी ईरानियों के पक्ष में ईरान में हस्तक्षेप न कर सकें, है ना? और आप जानते हैं, ब्रिटेन के पास Marifafnes bunalder breitisten ceremony reproach tafthi. Och genom bolaget interned Wolf från Irans membelsenes in you. Iran dalford kindra wembi nu. Iran is absolutely the centerpiece of the Middle East. And it even goes as far as spelling. और इसमें यहाँ तक साफ तौर पर कहा गया है कि वेनेजुएला को हटाना होगा। क्यों? क्योंकि ईरान, IRGC और हिजबुल्लाह अपना प्रभाव लैटिन अमेरिका तक फैला रहे थे और उस गतिविधि का उनका केंद्र वेनेजुएला था। और मूल रूप से ह्यूगो चावेज और मादुरो ने ईरान के साथ सहयोग के लिए दरवाजे खोल दिए थे। इसलिए वेनेजुएला को हटाना होगा या हमें वेनेजुएला पर नियंत्रण हासिल करना होगा। वह भी हुआ। तो मुझे ये बात बेहद रहस्यमय लगती है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनके ब्रिटेन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, और जिन्होंने 2019 में ईरान पर हमला करने के लिए ब्रिटेन की लॉबिंग मुहिम को ठुकरा दिया था, वे आखिरकार ठीक वही नीतियां अपनाने लगे हैं जो इन ब्रिटिश नेताओं और थिंक टैंकों ने तय की थीं। ये लगभग, आप जानते हैं, सिटी ऑफ लंदन और ब्रिटिश विदेश कार्यालय के इर्द गिर्द केंद्रित थिंक टैंक हैं। अब इसका पेट्रोडॉलर से क्या संबंध है? यही तथ्य कि पेट्रोडॉलर अमेरिकी डॉलर है, दरअसल पूरे मामले को एक अमेरिकी मामला जैसा दिखाता है ना? डॉलर अमेरिकी मुद्रा है। पेट्रोडॉलर हेनरी किसिंजर ने सऊदियों वगैरह के साथ मिलकर बनाया था, इसलिए कोई भी इसमें ब्रिटेन की भूमिका नहीं ढूंढ रहा है। लेकिन आज प्रचलन में मौजूद सभी अमेरिकी डॉलर में से 60% तक डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर घूम रहे हैं, अमेरिका के भीतर नहीं। तो वे फेडरल रिजर्व बैंक के नियंत्रण में नहीं है और अमेरिकी ट्रेजरी के तो उससे भी कम। वे सिटी ऑफ लंदन और उसके 14 ऑफशोर केंद्रों के नियंत्रण में है, ज्यादातर पैसा वहीं है। और मेरे ख्याल से यही ब्रिटिश ताकत की कुंजी है। और मुझे ये भी लगता है, अब जब इस पर सोचता हूं, कि अगर हम ब्रिटिश ताकत की बात करें तो इसे ग्रेट ब्रिटेन से अलग समझना जरूरी है। यानी आम ब्रिटिश लोग, जैसे यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले लोग जो वहां अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये ब्रिटिश डीप स्टेट है। और जितना ज्यादा मैं ये सब सीखता हूं, उतना ही मैं उस बात की ओर झुक रहा हूं जिसे मैं एंग्लो जायोनिस्ट साजिश कहूंगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसकी जड़ें सिटी ऑफ लंदन में हैं, जो इस साजिश का मुख्यालय है, लेकिन इसमें जायोनिस्ट तत्व बिल्कुल मौजूद है। तो आप जानते हैं, उनका खुद इजराइल के साथ 2021 से एक तरह का रणनीतिक साझेदारी समझौता है, यानी यह उससे भी पहले से चला आ रहा है, लेकिन 2021 में इसे वास्तव में एक दस्तावेज के जरिए औपचारिक रूप दिया गया था। और फिर 2023 का ये नीति पत्र है, जिसका नाम, मेरा ख्याल है, ईरान से जुड़े सवाल और ब्रिटिश विदेश नीति है, या कुछ ऐसा ही। ये उपलब्ध है। पॉलिसी एक्सचेंज की वेबसाइट पर 72 पन्नों का एक बहुत बड़ा दस्तावेज उपलब्ध है।
And so और इसलिए हम देखते हैं कि किसी तरह इस एंग्लो जायोनिस्ट साजिश ने ट्रंप प्रशासन को अपने प्रभाव में लेने में कामयाबी हासिल कर ली, जैसा कि उसने पिछले प्रशासनों के साथ किया है। लेकिन ट्रंप प्रशासन के मामले में ये कहीं बहुत ज्यादा हद तक हुआ। और ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, Brazilian Heisenberg why this happened is mystifying to me. But defending and preserving the petrodollar is लेकिन पेट्रोडॉलर की रक्षा करना और उसे बनाए रखना शायद इस पूरी बात के सबसे अहम तत्वों में से एक है, क्योंकि पेट्रोडॉलर वह तंत्र है जिसके जरिए पश्चिमी एशिया के इस क्षेत्र की संपत्ति अमेरिकी डॉलर के नकदी प्रवाह में बदलती है। और वह नकदी प्रवाह ज्यादातर लंदन सिटी और उसके ऑफशोर केंद्रों की ओर जाता है। और मेरा मानना है कि यही ब्रिटिश और एंग्लो जायोनिस्ट ताकत की कुंजी है, क्योंकि वे इन धन प्रवाहों के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करते हैं। वे पेट्रोडॉलर को संयुक्त राज्य अमेरिका से भी ज्यादा नियंत्रित करते हैं। तो असल लड़ाई इसी बात को लेकर है। यह साफ तौर पर लिखा हुआ है। इसका संबंध व्यापार से है। इसका संबंध इस बात से है कि वह व्यापार अमेरिकी डॉलर में किया जाए। और अब हमारे पास फिर से वही मूर्ख दैत्य है। Retaliatorium is this Anglo-Zionist sadist lazy through healing. the dumb giant carrying water for this Anglo-Zionist conspiracy in the Middle East. I could not have done a better job. मैं इससे बेहतर काम नहीं कर सकता था। सच कहूं तो एलेक्स, मुझे बहुत ज्यादा लोग नहीं मालूम जो इससे बेहतर काम कर सकते थे, और यही वजह है कि मैं आपका यहाँ स्वागत करने के लिए इतना उत्सुक था। और भले ही आपने बहुत शालीनता से कहा नहीं, इसका जिक्र मत कीजिए, फिर भी मैं एक बार और माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस बातचीत का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या हुआ। खैर, आप जानते हैं, मोसाद याद है ना? जिसे भी इस बात की कोई समझ है कि क्या चल रहा है, उसे मोसाद के बारे में जानकारी है। Has a knowledge about Mossadegh. So even in Mossadegh's time, तो मोसद्देक के दौर में भी ब्रिटिश ही गए, और उन्होंने डलेस भाइयों को, CIA के प्रमुख को, विदेश विभाग के प्रमुख को, मेरा मतलब है स्टेट डिपार्टमेंट को, मनाया कि वे आइजनहावर को ईरान में तख्तापलट कराने के लिए राजी करें, ताकि शाह को वापस लाया जा सके, जो उस समय इटली में एक ऐयाश जिंदगी जी रहा था। वह एक युवा आदमी था जिसे किसी चीज की कोई समझ नहीं थी, लेकिन वह ब्रिटिशों, जायोनिस्टों और डलेस भाइयों के नियंत्रण में रहने के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति था। उनसे जायोनिस्ट नीति, ब्रिटिश नीति और अमेरिकी नीति लागू करवाई गई, और फिर शाह ने अगले 50 वर्षों तक बेहद भयानक नीतियां लागू की। horrible policies enacted by the Shah. Now, unfortunately, अब दुर्भाग्य से, आप जानते हैं, इंसान योजनाएं बनाता है, और आप ऐश्वर्य में विश्वास करते हो या ना करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुनिया को आकार देने वाली ताकतें कुछ और ही योजना बनाती हैं, और आज हम ऐसी स्थिति में हैं जहां विश्व घटनाक्रम को पैनी नजर से देखने वाला कोई भी व्यक्ति बिना किसी शक के देख सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका उस क्षेत्र से विजयी होकर नहीं निकलने वाला है। कोई भी गंभीरता से ऐसा नहीं सोचता। मुझे नहीं पता कि सेंटकॉम में भी कोई इसे गंभीरता से सोचता है या नहीं। इससे पहले सैन्य मामलों के बहुत प्रतिष्ठित टिप्पणीकार परवीन साहनी मेरे साथ थे। उनका कहना था कि उन्होंने इस पर बहुत गहराई से विचार किया है, और उन्हें ऐसा कोई रास्ता नहीं न्यू जिसमें अमेरिका अपनी पूंछ दबाए बिना वहां से निकल सके। other than with its tail tucked behind, underneath its, behind. I talked to many distinguished. मैंने जो कुछ चल रहा है उस पर नजर रखने वाले कई प्रतिष्ठित पर्यवेक्षकों से बात की। इनमें हमारे नियमित संस्थापक सदस्य पेपे एस्कोबार और लैरी जॉनसन भी शामिल हैं, साथ ही सैन्य विशेषज्ञ भी, जिनमें पाकिस्तान के विशेषज्ञ भी हैं। वे पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इसका अंत अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा। दरअसल इसका अंत बहुत बहुत बुरी तरह होगा। तो जब ये सब खत्म होगा, मेरा मतलब है, आप जानते हैं, ये सिर्फ समय का सवाल है। सवाल ये नहीं है कि होगा या नहीं, सवाल सिर्फ यह है कि कब होगा। आप वित्तीय पहलू यानी पेट्रोडॉलर पर बहुत सूक्ष्म टिप्पणीकार हैं। इसमें मैंने एक भूमिका निभाई, से गवर्न ही है। I played a
a role for which I'm not proud. It was Bill Simon, the Treasury Secretary, who actually ट्रेजरी सचिव बिल साइमन ही थे जिन्होंने किसिंजर की सलाह पर और किंग फैसल व उन सभी दूसरे लोगों के साथ मिलकर यह सब वास्तव में संभव किया। उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को खड़ा किया जिसमें सऊदी अरब और ओपेक कम नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा डॉलर वसूलते और वे सारे डॉलर वापस ट्रेजरी में आते ताकि अंतहीन युद्धों को वित्त पोषित किया जा सके और अमेरिका जो भी करना चाहे उसे वित्त मिल सके। तो अब ये व्यवस्था ढहने वाली है। मैं ये भविष्यवाणी पूरे विश्वास से कर रहा हूँ, हालांकि बहुत ज्यादा साहस के साथ भी नहीं, क्योंकि ये बात हर कोई जानता है। एलेक्स, इस पर आपका क्या विचार है? जब ये सब टूटकर बिखरेगा देर सवेर, सवाल सिर्फ ये है कि कब। तो आपको क्या लगता है अमेरिकी प्रभुत्व, उसकी वर्चस्ववादी स्थिति, पेट्रो डॉलर का दबदबा और जिस तरह आज दुनिया की संरचना बनी हुई है उसका क्या होगा? Selv tats not to him to rahal. When things are going to change dramatically. Yes, exactly. I think that things are going to change हाँ, बिल्कुल। radically better. मेरा मानना है कि चीजें बुनियादी तौर पर बेहतर होने वाली हैं, लेकिन बदलाव का दौर दर्दनाक, जोखिम भरा और सबके लिए खतरनाक होगा। और मेरा मानना है कि कुछ समय तक, और ये अनुमान लगाना असंभव है कि वो समय कितना लंबा होगा, बहुत से लोगों के लिए हालात बहुत बहुत कठिन हो जाएंगे। और जब मैं कहता हूं कि चीजें बहुत बहुत बेहतर होने वाली हैं, तो आप जानते हैं पेट्रो डॉलर दुनिया के कई हिस्सों को साम्राज्यवादी, औपनिवेशिक या कहें नव औपनिवेशिक अनिसर रखने तफ्ताउड उसे तैनाने का मुख्य तंत्र हुआ। Subjugation of many parts of the world. I agree with you that the days of U.S. hegemony. मैं आपसे सहमत हूं कि मध्य पूर्व और दुनिया के कई दूसरे हिस्सों में अमेरिकी वर्चस्व के दिन अब खत्म हो रहे हैं, और ये कोई रातों रात होने वाली प्रक्रिया नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अब और आमतौर पर पश्चिमी साम्राज्य भी अब ऐसी गिरावट में है जिससे वापसी संभव नहीं है। पूरा ढांचा दशकों से भीतर से खोखला था, लेकिन यह साफ नहीं था, दिखता नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका कई जगहों पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अपने सहयोगियों पर निर्भर था कि वे उसकी लड़ाइयां लड़ें, और ताकत के प्रदर्शन पर भी। और इसका मतलब यह था कि अगर कोई स्वतंत्र नीति बनाना चाहता और कहता, ठीक है, हमें आईएफ के कर्ज नहीं चाहिए, हम विश्व बैंक के साथ संबंध नहीं रखना चाहते, तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले प्रतिबंध लगाता। Then the United States would impose sanctions first, then they would activate their massive network. फिर वे एनजीओ के अपने विशाल नेटवर्क को सक्रिय कर देते। और ये सिर्फ अमेरिकी एनजीओ नहीं है, लगभग हर बार आपको वहाँ ब्रिटिश एनजीओ भी मिलेंगे, जो शायद दुनिया के सभी अहम क्षेत्रों में और भी ज्यादा फैले हुए हैं। वे स्थानीय सरकार को अस्थिर करना शुरू कर देते, और अगर कोई और तरीका काम न करे तो वे अपने विमानवाहक पोतों के समूह भेजते और बम गिराना शुरू कर देते। तो ये कि ईरान डट गया और उसने कहा, ठीक है, हम पर बम गिराओ, हम जवाबी लड़ाई लड़ेंगे। और फिर ईरान टिका रहा, और अब वह अचानक एक ऐसी क्षेत्रीय ताकत के रूप में उभर आया है जिसे हटाना लगभग नामुमकिन है। ये बाकी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत कड़ा सबक रहा है कि देखो, साम्राज्य अजेय नहीं है, उसके कवच में काफी दरारें हैं। तो हम देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन ज्यादा ताकत हासिल करेंगे और ज्यादा मुखर होंगे। वे वैश्विक बाजारों तक ज्यादा न्याय संगत पहुंच की मांग करेंगे ताकि अपने निर्यात का व्यापार कर सकें और अपने आयात ऐसी शर्तों पर हासिल कर सकें जिन्हें वे निष्पक्ष और स्वीकार्य मानते हैं। और पिछले 500 या 600 वर्षों में पहली बार वास्तव में एक विकल्प मौजूद है, क्योंकि अब तक पश्चिम दुनिया के बड़े हिस्से को उपनिवेश बना सका। क्योंकि अगर आपको वैश्विक बाजारों में हिस्सा लेना था तो पश्चिम केंद्रित वित्तीय प्रवाहों के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए आप कोई भी देश हों, अफ्रीकी, एशियाई या कोई और, अगर आपको वैश्विक बाजारों में अपना निर्यात बेचना था तो multiregalingsinitiativen have två smarna port. And det finns nog per tankless tynant. You had to have recourse to Western banks. You had to have bank branches in London or Paris or. आपके पास लंदन या पेरिस में या कहीं भी बैंक शाखाएं होना जरूरी था।
आज ये बात सच नहीं रह गई है। एक विकल्प उभर चुका है और वो लगातार मजबूत हो रहा है। वह है ब्रिक्स आंदोलन, बेल्ट एंड रोड पहल, चीनी युआन या उभरता हुआ पेट्रो युआन। और ईरान अब ये कहने की बिल्कुल सही स्थिति में है, ठीक है, तेल होर्मुज जलडमरूमध्य और बाब अल मंदब से होकर बह सकता है, लेकिन उसका व्यापार अमेरिकी डॉलर में नहीं हो सकता। उन्होंने शुरुआत में ऐसे फैसले पहले ही कर लिए थे। मुझे नहीं पता कि आज उन्हें किस हद तक लागू किया जा रहा है, लेकिन ईरानियों के लिए यह परमाणु बम रखने से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, और इस मोड़ पर इसे व्यावहारिक रूप से पलटना संभव नहीं है। It's practically irreversible. I don't know what the United States can do. मुझे नहीं पता कि ईरानियों के हाथों से ये ताकत छीनने के लिए अमेरिका क्या कर सकता है, और मेरा मानना है कि यूरेशियाई भूभाग की दो दूसरी बड़ी ताकतों के तौर पर रूस और चीन के पास ईरान के साथ मिलकर काम करने की हर वजह है। क्योंकि अगर ईरानी सरकार गिर गई तो फिर आप जानते हैं, समय के साथ पश्चिमी साम्राज्य रूसी सरकार को निशाना बनाएगा और फिर चीनी सरकार को निशाना बनाएगा, और वे पश्चिमी एक ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को फिर से स्थापित कर देंगे। खैर, वे वैसे भी यही करना चाहते हैं और उसके किसी भी विकल्प को पूरी तरह कुचल देंगे। और हम ये आज देख रहे हैं, जब आप जानते हैं स्कॉट बेसेंट CNBC पर आते हैं, वह सबको फिर से डॉलर व्यवस्था में वापस लाने की बात कर रहे हैं। He's talking about getting everybody back into the dollar system. Ni Mesrick is it were. हाँ, Mo step thept you were. No, well, it's नहीं नहीं। it is kind of funny because खैर, आप जानते हैं ये कुछ हद तक मजाकिया है, क्योंकि ये बहुत अवास्तविक है। मेरा मतलब है, वो ऐसे बात कर रहा है जैसे, हाँ, आप जानते हैं जब ईरान के साथ ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो तेल का प्रवाह, ईरानी निर्यात और व्यापार सब फिर से डॉलर व्यवस्था में लौट आएगा, है ना? और फिर जब यूक्रेन का युद्ध खत्म होगा तो रूसी फिर से डॉलर व्यवस्था आना चाहेंगे। मैं सोच रहा हूँ, रूसी डॉलर व्यवस्था में वापस क्यों आना चाहेंगे? क्या आप लोगों ने उनकी करीब 300 अरब डॉलर की संपत्तियां फ्रीज नहीं कर दी और उन्हें उनका इस्तेमाल नहीं करने दे रहे? क्या आप लगभग सभी खाड़ी राजशाहियों के साथ भी ऐसा ही करने की धमकी नहीं दे रहे, जिनके पास, आप जानते हैं, अपने संप्रभु देशों के बीच अपने चालू खाते के शेष और अपने संप्रभु संपत्ति कोषों को मिलाकर अमेरिकी डॉलर में मूल्यांकित करीब $5 ट्रिलियन की संपत्तियां हैं? in US dollar denominated assets, and you're conditioning what they और आप ये भी तय कर रहे हैं कि वे उस पैसे का इस्तेमाल किस लिए कर सकते हैं। आप ये खरीद सकते हैं, लेकिन वो नहीं खरीद सकते। आप लॉकहीड मार्टिन और जनरल इलेक्ट्रिक से हथियार खरीद सकते हैं, लेकिन रूसी हथियार या चीनी हथियार नहीं खरीद सकते। तो अगर दुनिया में हर किसी की अमेरिकी डॉलर व्यवस्था के बारे में कोई एक इच्छा, एक चाहत हो, तो वह यही होगी कि उससे बाहर विधिकरण किया जाए, विकल्प हों। क्योंकि आप जानते हैं, डॉलर अब भी बहुत उपयोगी है। अमेरिकी डॉलर रातों रात गायब नहीं होने वाला। लोग समझते हैं कि अमेरिकी डॉलर क्या है। आप जानते हैं, आज अगर आप कहें कि तेल का एक बैरल $90 का है, तो हर कोई समझता है कि उसका क्या मतलब है। अगर आप कहें कि उसकी कीमत इतने युआन है, एक मनोवैज्ञानिक जड़ता है और वो काफी लंबे समय तक बनी रहेगी। That's going to hold for a good long while, but to have a choice to say, okay, we're gonna लेकिन उनके पास ये विकल्प हो कि वे कहें, ठीक है, हम अमेरिकी डॉलर में व्यापार करेंगे, लेकिन हम दूसरी मुद्राओं में भी व्यापार करना चाहते हैं, और हम अपनी रकम चीनी बैंकों में, रूसी बैंकों में, भारतीय बैंकों में वगैरह रखना चाहते हैं। यही वास्तविकता है और ये खत्म नहीं होने वाली। तो स्कॉट बेसेंट मूलतः अपनी ख्वाहिश पर जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ये सचमुच ख्याली पुलाव है, और अब इसे लागू करवाने के उनके साधन इतने कमजोर हैं कि उनसे अब कोई फल बौख तो है कि पश्चिम को एक रणनीतिक हार को फरसामथाना और हम जो अब देख रहे हैं वे बस बचे हुए संघर्ष और युद्ध हैं जो मुइत सफाई के एक चरण की तरह हैं। and wars that are basically a cleanup phase.
Absolutely, and I apologize that I was बिल्कुल, और मैं माफ़ी चाहता smirking हूँ कि मैं when you मुस्कुरा talk रहा about था। Scott Bessent. जब आप स्कॉट बेसेंट का जिक्र करते हैं, तो बेसेंट जैसे व्यक्ति को भी, जिसे मैं एक घिनौना शख्स मानता हूँ, इससे बेहतर समझ है। दुनिया अब वापस नहीं लौट रही है, खासकर रूस। वे अब अपने तेल की कीमत डॉलर में तय करने नहीं आ रहे हैं। दरअसल, मैं पूरे भरोसे के साथ कहूंगा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से बाहर जाने वाले तेल की कीमत डॉलर में तय होने का चलन तेजी से घट रहा है। मेरा मतलब है, बहुत तेजी से। ये कोई धीरे धीरे ढलान पर जाने वाली बात नहीं है, बल्कि एक तीखी गिरावट है। और ईरानियों ने इतने बड़े बलिदान यूं ही नहीं दिए हैं, जब तक कि वे ये नहीं जानते थे कि वे यही करवाना चाहते हैं। Unless they knew this is what they wanted to happen. As somebody who was responsible for एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो कई साल पहले इसे खड़ा करने वाली टीम का हिस्सा था, मैं जानता हूं कि ये बिखर रहा है, और मुझे बहुत खुशी है कि ये बिखर रहा है। इसलिए जब ये वास्तव में बिखरेगा, तो ये इतना बड़ा मामला नहीं होगा। मेरा मतलब है, मैं जानता हूं कि हर कोई नहीं कहता कि ये रातों रात हो जाएगा। मैं भी नहीं कह रहा कि ये रातों रात होगा, लेकिन 5 साल के भीतर दुनिया बहुत अलग होगी, एलेक्स, मेरी राय में। बहुत अलग। तो इसके साथ इसमें कोई सवाल नहीं रहेगा, बिल्कुल कोई सवाल नहीं। दुनिया में एक प्रमुख शक्ति होगी, और जहां तक मैं देख सकता हूं, वो संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं होगा। लेकिन आपकी नज़र बहुत जानकार है। But you have a learned eye. Yes, I think we're going into the multipolar global हाँ, order. मेरा मानना है कि हम एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। Is exactly the और जब आपने 5 साल का जिक्र किया, तो मैं मुस्कुराया, क्योंकि 5 साल ठीक वही समय सीमा है जो ब्रिटिशों ने अमेरिका के बिना रूस पर नियंत्रण हासिल करने के लिए अपने लिए तय की है। उन्होंने इसे साफ साफ कहा है। आज जैसी वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जो पेट्रोडॉलर वगैरह के साथ ये एंग्लो जाइनिस्ट साजिश है, हमें अमेरिका के बिना रूस पर नियंत्रण पाने के लिए 5 साल हैं। और साफ है कि वे अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अमेरिका उनके लिए एक बहुत बड़ी जटिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना गहराई से अवास्तविक है कि ये निश्चित रूप से किसी न किसी तरह की हताश कोशिश में बदल जाएगा। मेरा मानना है कि खुद अमेरिका में इजराइल के लिए समर्थन रह चुका है। I think that in the United States itself, the support for Israel has collapsed. The support for returning to American अमेरिकी रिपब्लिकन जड़ों की ओर लौटने के समर्थन को गति मिल रही है। मेरा मानना है कि अमेरिकी लोग अब समझने लगे हैं कि पिछले 2 या 3 दशकों में उनके साथ क्या किया गया है। उन्होंने समृद्धि खो दी है, उन्होंने अपनी तकनीकी बढ़त खो दी है, उन्होंने अपने उद्योग खो दिए हैं, उनका बुनियादी ढांचा जर्जर हालत में है और उसे बेहद तत्काल सुधार की जरूरत है। और वास्तव में यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप 2 बार राष्ट्रपति चुनाव जीते, क्योंकि उन्होंने ठीक इन्हीं चुनौतियों से निपटने का वादा किया था। खैर, ठीक है, ट्रंप शायद निराशाजनक साबित हुए हों, लेकिन अमेरिका में जनता का रुझान नहीं बदला। अगर कुछ हुआ है तो वह इसी दिशा में और आगे बढ़ा है। और इसलिए आप जानते हैं, मैं हमेशा उस बात पर लौटता हूं जो सर्गेई करागानोव ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के शुरुआती महीनों में कही थी। In the early months of Donald Trump's administration, he said, we see our role. उन्होंने कहा, आज हम अपनी भूमिका, यानी रूस की भूमिका, ये देखते हैं कि हम अमेरिका को एक वैश्विक प्रभुत्वशाली शक्ति से एक सामान्य बड़ी ताकत बनने की प्रक्रिया में जितना संभव हो उतने कम व्यवधान के साथ मदद करें। और इसलिए आज जब हम बात कर रहे हैं, आज 23 जुलाई है, मेरा ख्याल है कि मार्को रूबियो मनीला में सर्गेई लावरोव से मिल रहे हैं। उस बैठक से क्या निकल कर आता है, ये बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि रहस्यमय और अजीब ढंग से मार्को रूबियो ने कुछ गूढ़ टिप्पणियां की हैं, जिनमें उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री एल्डो मोरो की हत्या का जिक्र किया। और फिर जिस बात पर मेरा जबड़ा सचमुच नीचे रह गया, उन्होंने अल्फ्रेड हेरहाउजन की हत्या का भी जिक्र किया, उस जर्मन बैंकर की, और फ्रेड हेरिड Vermona Eifstes Beth Brukort Hesti Berti. A very, very important episode of human history.
Alfred Herrhausen was the CEO of Deutsche Bank. अल्फ्रेड हेयरहाउजन डॉयचे बैंक के सीईओ थे और चांसलर हेलमुट कोल के प्रमुख आर्थिक सलाहकार थे। अल्फ्रेड हेयरहाउजन बहुत प्रभावशाली थे और वे जर्मनी और रूस के बीच साझेदारी के लिए जोर दे रहे थे। आप जानते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए क्रिप्टोनाइट, वह चीज जिससे ब्रिटिश साम्राज्य सबसे ज्यादा डरता था, रूस और जर्मनी के बीच साझेदारी। और अल्फ्रेड हेयरहाउजन का विचार था, ठीक है, रूस में कम्युनिस्ट ब्लॉक बिखर गया है, रूस फिर से पश्चिमी देशों के दायरे में लौट आएगा। रूसी संसाधनों और उद्योगों के साथ जर्मन तकनीक, यही जीतने वाला संयोजन है। और वे जर्मन विदेश नीति को इस दिशा में आगे बढ़ाने लगे थे। फिर उनकी हत्या कर दी गई। अब इटली के प्रधानमंत्री एल्डो मोरो और अल्फ्रेड हेयरहाउजन दोनों की हत्याओं का दोष इटली में रेड ब्रिगेड्स जैसे कट्टर वामपंथी संगठनों पर मढ़ दिया गया था। और फिर जर्मनी वाले संगठन का नाम मुझे याद नहीं है। उनकी हत्याओं की कभी भी, मान लीजिए, निर्णायक रूप से पूरी तह तक जांच नहीं हो पाई, लेकिन हम लगभग निश्चित रूप से जानते हैं कि इन कार्रवाइयों के पीछे नाटो था। यूरोप में नाटो के नियंत्रण वाली नाटो संरचनाएं थीं। अब मेरे लिए यह बहुत हैरान करने वाली बात है कि मार्को रूबियो इन बातों का जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि ये फिर उसी दिशा में है। इस साल जनवरी में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल दावोस में था और दावोस में वे वैश्वीकरण की विफलता की बात कर रहे थे, यानी एक ध्रुवीय पश्चिम केंद्रित वैश्विक व्यवस्था विफलता। बदलाव की जरूरत। अमेरिका के व्यापार सचिव जेमिसन ग्रीयर ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने खास तौर पर हेनरी कैरी, अलेक्जेंडर हैमिल्टन और अब्राहम लिंकन जैसे लोगों का जिक्र किया। वह राजनीतिक अर्थव्यवस्था की अमेरिकी व्यवस्था की बात कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे या तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय व्यवस्था कहा जाता है या फिर अमेरिकी व्यवस्था। ये व्यावहारिक रूप से बहुध्रुवीयता की एक आर्थिक बुनियाद है। और दावोस में यह बात इतनी साफ थी कि उस समय मैंने सोचा, ये तो व्यावहारिक रूप से वैश्विकतावादियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। और अल्फ्रेड हेयरहाउजन जो कर रहे थे, वह जर्मनी को राजनीतिक अर्थव्यवस्था की इस राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर लाने के मामले में बिल्कुल सही दिशा में था। जब मैं इस बारे में बात करता हूँ, tomorrow, Tirafekar is Cassandra Jameson. When I talk about this, I have to go back and give the context to this. You know, if you listen to people like George Soros, like आप जानते हैं, अगर आप जॉर्ज सोरोस, क्लाउस श्वाब और इस पश्चिमी वैश्विकतावादी दावोस क्लब के कई दूसरे नेताओं जैसे लोगों को सुने, तो वे अक्सर शासन की दो व्यवस्थाओं के बीच टकराव की बात करते हैं, है ना? वे कहते हैं कि आज दुनिया में जो कुछ हम झेल रहे हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं, वह सब शासन की इन दो व्यवस्थाओं के बीच के टकराव का हिस्सा है ना? और वे जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वह है लोकतंत्र बनाम निरंकुश शासन, है ना? अच्छे लोग बनाम बुरे लोग। लेकिन यह एक स्वार्थ साधने वाला झूठ है। इस संघर्ष की आर्थिक बुनियाद है और इसकी आर्थिक बुनियाद ब्रिटिश मुक्त व्यापार व्यवस्था और राष्ट्रों व क्षेत्रों के बीच निवेश पूंजी के लिए प्रतिस्पर्धा का संघर्ष है। ब्रिटिश व्यवस्था का मूल अर्थ है कि पूंजी का दुनिया भर में हर जगह बिना रोक टोक प्रवाह हो और राष्ट्र तथा क्षेत्र निवेश पूंजी के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें। असल में so much remembering get this forward. But it's basically a race to the bottom, right? You produce cash crops, you produce, है ना? आप नकदी फसलें पैदा करते हैं, इस्ता जिनसें पैदा करते हैं, आप श्रम सुरक्षा हटाते हैं, शुल्क हटाते हैं, मूलतः आप हर उस खर्चे को खत्म कर देते हैं जो पूंजी पर मिलने वाले रिटर्न को घटाता है। और इससे हमारा मतलब है लंदन का सिटी, वॉल स्ट्रीट और दुनिया भर में उनके सैटेलाइट बैंक, ताकि पूंजी पर रिटर्न को अधिकतम किया जा सके, है ना? तो ये मुक्त व्यापार की ब्रिटिश व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था वह है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय व्यवस्था या अमेरिकी व्यवस्था। और जब आप इस अमेरिकी व्यवस्था को देखते हैं तो आपको अलेक्जेंडर हैमिल्टन,
हेनरी कैरी, अब्राहम लिंकन और फिर फ्रेडरिक लिस्ट जैसे नाम मिलते हैं। आप जानते हैं 19वीं सदी के उत्तरार्ध का जर्मन आर्थिक चमत्कार। Economic miracle of the late 19th century, and then in our times you get to और फिर हमारे समय में आप जैक शेमिनाथ तक पहुंचते हैं, जिन्होंने थॉमस संकारा को प्रभावित किया था और जिनके उदाहरण का इब्राहिम ट्राउरे अनुसरण कर रहे हैं। आप जानते हैं, आप अल्फ्रेड हेयरहाउजन और जर्मनी व रूस के बीच संभावित साझेदारी की बात करते हैं, और आप उन आर्थिक चमत्कारों की बात कर रहे हैं जो हम आज और चीन जैसी जगहों पर देख रहे हैं, क्योंकि वे अब आर्थिक शासन के उस मॉडल को स्पष्ट रूप से लागू कर रहे हैं। और यही वह चीज है जिसे वैश्विकतावादी साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, डीप स्टेट और ये एंग्लो जायोनिस्ट साजिश नष्ट करना चाहते हैं। तो अब ये तथ्य कि मार्को रूबियो, मुझे माफ कीजिए, बात थोड़ी उलझी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल एक ऐसी वसी सी वास्तविकता है जो सामने की सुर्खियों वाली खबरों के नीचे दबकर रह गई है। ये को ब्रेस्ते कि मार्को रूबियो एल्फ्रेड हेयरहाउज़न जीर कर रहे हैं और आज सर्गेई लावरोव से मिल रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा अफाम। is a great surprise for me, but I think that it's लेकिन मेरा मानना है कि यह दिखाता है कि एक ध्रुवीयता और वैश्वीकरण से बहुत ध्रुवीयता की ओर ये बदलाव पूरी तरह जीवित है और आगे बढ़ रहा है, और ये धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। इसलिए मुझे इसे लेकर बहुत बहुत उम्मीद है, और फिर से मुझे लगता है कि ये बाकी सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इससे आर्थिक संप्रभुता और स्वतंत्रता की ओर बदलाव का संकेत मिलता है, गरीबी से उभरने का, समृद्धि में बहुत बड़ी बढ़ोतरी का, और दुनिया भर के उन अनेक समाजों की, कहें तो सभ्यतागत नींवों की ओर वापसी का, जिनकी वे सभ्यतागत नींव अभी भी कायम है, जैसे फारसी सभ्यता, चीनी सभ्यता, यूरोपीय और भूमध्य सागरीय सभ्यताएं, रूसी सभ्यता वगैरह। यानी एक ऐसे एक ध्रुवीय एक रूप बना दिए गए विश्व के बजाय अपनी जड़ों की ओर लौटना, जहां विविधता का मतलब केवल LGBT और DEI रह जाता है। diversity amounts to LGBT and DEI. Yes. Well, Alex, I'm fascinated हाँ, by the खैर एलेक्स, आपके विश्लेषण की गहराई मुझे बहुत and प्रभावित it करती really है, am fascinated. सचमुच Some करती people है। may think that I am कुछ लोगों को लग being सकता है कि मैं very चापलूसी कर रहा हूँ, am लेकिन मैं describing ईमानदारी से the सिर्फ प्रतिभा को brilliance, पहचान रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये सब देखा है। I have मैंने खुद ये सब अध्ययन किया है और इसका हिस्सा भी रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले कहा था। been a part of अपने शुरुआती योगदानों को लेकर मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन जो मैं अभी कर रहा हूँ उसे लेकर खुश हूँ, क्योंकि उम्मीद है कि इससे इसे तोड़ने में मदद मिल रही है। और इस तरह का गहन विश्लेषण वास्तव में कहीं उपलब्ध नहीं है, खासकर पारंपरिक मीडिया में तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। absolutely not in legacy media, not at all. Well, to And the contrary, they don't इसके want उलट you to know and वे नहीं चाहते कि आपका किसी भी बात का पता चले। वे चाहते हैं कि आपको इनमें से कुछ भी मालूम न हो। they want वे चाहते हैं कि आप सोचें कि ग्लोबल वार्मिंग और LGBT से जुड़े मुद्दे ही दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। things are the most important things in the world. yes, transgender comes right next to that. हाँ, ट्रांसजेंडर भी उसी के ठीक बाद आता है, Thankfully, it's लेकिन शुक्र है कि ये खत्म होने की ओर है। are waking लोग जाग रहे हैं, एलेक्स। अपने चरम दौर में मैं तीनों नेटवर्कों का सलाहकार था, क्वांटिटेटिव मेथड्स में अपने काम के कारण और उन्हें ज्यादा दर्शक जुटाने में मदद करने के लिए। मेरा मतलब है, बड़े होते समय मैंने भी बहुत सी गलत चीजें की, जैसा कि दुर्भाग्य से कुछ लोग करते हैं। सभी नहीं, लेकिन कुछ। और मैं ये उन दिनों की अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ। हर एक शो को 30 से 40 मिलियन लोग देखते थे, चाहे वे कुछ भी दिखाते, और वे इससे भी ज्यादा चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मेरे जैसे लोगों को रखा ताकि हम उन्हें वह हासिल करने में मदद करें। ये 70 के दशक की बात है, शुरुआती 70 का दशक। लेकिन अब तो वे 1 मिलियन दर्शक मिल जाएं तो खुद को खुशकिस्मत समझते हैं। early 70s. But now they're lucky to get 1 million. And shows like ours are और हमारे जैसे शो अब उस मुकाम तक पहुंच रहे हैं, आप जानते हैं, उस दायरे में। और यही एक वजह है कि मैंने ये किया, और हमारे होने की एक वजह भी यही है। आप जैसी आवाज़ों को, आपके जैसे विश्लेषण को दुनिया भर में बहुत व्यापक लोगों तक पहुंचाना। लोग जाग रहे हैं। मेरा मतलब है, जैसा कि मैं पहले कह रहा था,
इंसान योजनाएं बनाता है और भगवान, आप भगवान में मानते हो या किस्मत में, जो भी हो, दुनिया की शक्तियों का कोई और ही विचार होता है। तो ये होने वाला है, एलेक्स। इसमें कोई सवाल ही नहीं कि ये होगा। मैं अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दूंगा। मैं, आप जानते हैं, मेरे पास जो कुछ भी है उसे दांव पर लगा दूंगा कि ये होगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि होगा या नहीं होगा। नहीं, ये होकर रहेगा। Whether it happens or not, no, it's going to happen. The question is, does it happen in 6 weeks or सवाल यह है कि ये 6 हफ्तों में होता है, 6 महीनों में, या नहीं होता। 6 साल तो नहीं लगने वाले। ये महीनों में होगा, महीनों में। ये होने जा रहा है। परवीन साहनी कह रहे थे, वह सैन्य रणनीति पढ़ाते हैं और इसी के लिए बहुत मशहूर रहे हैं कि ईरान ने जो किया है उसका सैन्य अकादमियों में वर्षों तक अध्ययन होगा। उन्होंने जो थोड़ा बहुत उनके पास था उसी से सचमुच अमेरिका को ऐसी स्थिति में धकेल दिया जहां आखिरकार उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा और सारे ठिकाने खत्म हो जाएंगे। दरअसल वे वैसे भी ज्यादातर पहले ही खत्म हो चुके हैं। अमेरिका अब इजराइल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो दरअसल मेरा अगला सवाल ही था। आपके हिसाब से ये सब खत्म होने के बाद इजराइल का क्या होगा? what do you think is going to happen to Israel after all this is said and done? Well, the late leader of Hezbollah. खैर, हिजबुल्लाह के दिवंगत नेता हसन नसरुल्लाह ने भविष्यवाणी की थी कि इजराइल अपना 80वां जन्मदिन नहीं देख पाएगा और हम उस मुकाम के करीब पहुंच रहे हैं। आप जानते हैं, अब 2 साल से भी कम समय बचा है और हसन नसरुल्लाह बहुत सम्मानित विचारक थे। अगर लोगों को नहीं लगता कि उनकी भविष्यवाणी सही थी, तो 2012 में हेनरी किसिंजर ने भविष्यवाणी की थी कि अगले 10 साल के भीतर इजराइल खत्म हो जाएगा। हेनरी किसिंजर की भविष्यवाणी समय से पहले की निकली, यानी 2022 तक इजराइल गायब हो जाना था, है ना? लेकिन भले ही वह समय सीमा में चूक गए हों, हेनरी किसिंजर समझते थे कि उन्होंने ये भविष्यवाणी क्यों की थी, ठीक वैसे ही जैसे हसन नसरुल्लाह समझते थे। Henry Kissinger understood why he made that prediction, as did Hassan Nasrallah. Israel has no future. Israel entirely depends इजराइल का कोई भविष्य नहीं है। for its defense. इजराइल अपनी रक्षा और अपनी आर्थिक व्यवहार्यता के लिए पूरी तरह अपने पश्चिमी साझेदारों पर निर्भर है, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका पर। और इजराइल ने खुद को एक तरह के हाईटेक समाज के रूप में बनाया है जो प्रीमियम सामान वगैरह बनाता है। लेकिन इजराइल का हाईटेक क्षेत्र लगभग पूरा का पूरा असल में डायस्टोपियन इस्तेमालों के लिए तैयार किया गया है। ये नियंत्रण, निगरानी और नियंत्रण की प्रणालियां हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे आपको ऐसा पेजर भेज जो आपके ऊपर फट जाए तो ये बहुत शानदार और बहुत चतुर बात है, लेकिन सामान्य अर्थव्यवस्था में इसका कोई उपयोग नहीं है। कोई भी ऐसे उत्पाद नहीं खरीदना चाहेगा। अगर मैं नागरिकों की बात कर रहा हूँ, नागरिक इस्तेमाल की। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई उत्पाद खरीदना नहीं चाहेगा अगर उसे शक हो कि उसे इजरायली टेक कंपनियों ने डिजाइन किया है या बनाया है, और किसी को भी उनके निगरानी तंत्र नहीं चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि उनके पास, आप जानते हैं, बचा ही क्या है। ठीक है, तो उन्होंने गाजा के लोगों से प्राकृतिक गैस के कुछ भंडार चुरा लिए, लेकिन आप जानते हैं इजराइल के चारों ओर करीब 11 करोड़ शत्रुतापूर्ण अरब लोग हैं और दूसरे 9 करोड़ 20 लाख शत्रुतापूर्ण फारसी लोग हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अब ईरान के आसपास अपने 17 सबसे बड़े ठिकाने खाली कर चुका है, और जैसा आपने कहा, वे अब इजराइल में केंद्रित हैं। इजराइल से ईरान के खिलाफ कार्रवाई करना बेहद जटिल है, क्योंकि लड़ाकू जेटों को 3000 किलोमीटर की आने जाने की उड़ान भरनी पड़ती है। उनके पास बस परमाणु हथियार हैं। वही एकमात्र चीज है जो वास्तव में ईरान की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगा सकती है, और अगर वे कभी परमाणु हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो उनका काम तमाम है। बस वहीं अंत है। वह मूलतः आत्मघाती मिशन होगा, इसलिए निश्चित रूप से उनका कोई भविष्य नहीं है। मुझे लगता है कि हमें यह स्वीकार करना सीखना होगा कि पश्चिमी एशिया में ईरान 800 पाउंड का गोरिल्ला है।
दरअसल रूस और चीन भी इसी पर दांव लगा रहे हैं। चीन ने मूलतः ईरान को पश्चिमी एशिया में राजनीतिक स्थिरता का आधार तय किया है। इससे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए व्यापार फलेगा फूलेगा, लेकिन साथ ही रूसी अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के पार भी। ये गलियारा हिंद महासागर से सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है और हिंद महासागर स्वेज मार्ग की तुलना में बहुत तेज और बहुत सस्ता है। Kidaרי force strength, Yermalad Mir Jewisang. That is essential for the Europeans. And so we see political and economic power shift. और इस तरह हम राजनीतिक और आर्थिक ताकत को रूस और चीन की ओर खिसते हुए देख रहे हैं, और अब हम ईरान को उभरते हुए देख रहे हैं। लगभग मैं उसे महाशक्ति नहीं कहूंगा, लेकिन एक वास्तविक भारी भरकम ताकत, बहुत महत्वपूर्ण भारी भरकम ताकत। और मेरा मानना है कि ये बस समय की बात है जब ये रणनीतिक ताकत आर्थिक ताकत भी बन जाएगी, क्योंकि अब ईरान खुद को पश्चिमी औपनिवेशिक उत्पीड़न के 120 वर्षों से मुक्त करने जा रहा है, अधिकतम दबाव वाली पाबंदियों से, व्यापार में हर तरह की बाधाओं से। ईरान फलने फूलने वाला है। वह एक पुनर्जागरण का अनुभव करेगा। वह एक और आकर्षण केंद्र बन जाएगा, जहां पूरे क्षेत्र के सभी देश ईरान के साथ सहयोग में अपनी अर्थव्यवस्थाएं विकसित करेंगे और ईरान के साथ व्यापार करेंगे। मेरा मानना है कि यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि यह सब शुरू होने में कितना समय लगेगा। लेकिन आप जानते हैं, यह पहले ही हो चुका है। हम उस निर्णायक मोड़ को पार कर चुके हैं जहां ये सारे बदलाव तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। और मैं कहूंगा कि इतिहास के उदाहरणों को देखें तो आमतौर पर इसमें कमोबेश एक पीढ़ी का समय लगता है। मिसाल के तौर पर अगर हम रूस को देखें तो सोवियत व्यवस्था 1991 में ढह गई थी, और आज रूस फिर से एक महाशक्ति है जिसकी अर्थव्यवस्था बड़ी, समृद्ध और विविधतापूर्ण है। इसकी शुरुआत व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई, जो 99 के अंत में सत्ता में आए थे, यानी हम 20-25 साल पहले की बात कर रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि अगले 25 साल पश्चिमी एशिया के लिए पूरी तरह बदलावकारी होंगे, और मुझे लगता है कि वहां के लोगों के लिए और इसमें शामिल बाकी सभी लोगों के लिए भी स्थिति बहुत बहुत बेहतर होगी। खैर, मैंने आपको अपनी सोच से ज्यादा देर रोक लिया, लेकिन आप इतना शानदार विश्लेषण दे रहे थे कि मैं आपसे और सवाल पूछता ही चला गया। लेकिन अगर आपको एतराज न हो तो मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा। हाँ बिल्कुल। तो पाकिस्तान के साथ ईरान ने जो संबंध विकसित किए हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? दरअसल मोमिनीन, आप जानते हैं, अयातुल्लाह मुज्तबा खामेनेई के एक प्रतिनिधि इस्लामाबाद में थे, और जो कुछ मैंने सुना है उसके मुताबिक उन्होंने अपना दौरा बढ़ा दिया था और अपने प्रवास से बहुत बहुत खुश थे। ऊपरी तौर पर कहा जा रहा है कि वे व्यापार की बात कर रहे हैं, जो जाहिर है बहुत महत्वपूर्ण है, और वे व्यापार को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन असल में वह एक रणनीतिक रिश्ते की बात कर रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि ये होने जा रहा है। सवाल बस इतना है कि कितनी जल्दी। फिर वही बात, ये होगा या नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल यह है कि कब होगा। तो अगर ये दोनों लोग साथ आते हैं और वे साथ आ ही रहे हैं, तो आपके हिसाब से इसका क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा? खैर, मेरा मानना है कि पश्चिम की रणनीतिक हार अब एक स्थापित तथ्य बन चुकी है। इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को ईरान, चीन और रूस के साथ रिश्ते बेहतर करने की दिशा में धकेला जाएगा। इनके साथ संबंध पहले से ही बहुत बहुत अच्छे हैं, लेकिन समस्या यह है कि पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की तरह स्थिति बहुत नाजुक और बहुत जटिल है। जैसा कि मैंने कहा, इन खाड़ी राजशाहियों की $5 ट्रिलियन तक की संपत्तियां पश्चिम में बंधी हुई हैं, और पाकिस्तान का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। वे अब भी पश्चिमी शक्तियों की ओर से अस्थिर किए जाने के खतरे के प्रति संवेदनशील हैं, और इसलिए हर सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता सत्ता में बने रहना होती है, यानी सत्ता से बेदखल न होना। और अगर उन्हें सत्ता से हटा दिया जाता है
तो हालात बहुत जल्दी बहुत खराब हो सकते हैं। यानी आप जानते हैं कोई नया जेलेंस्की या पशिन्यान आ सकता है, जैसे आर्मेनिया में पशिन्यान। वे अचानक सारी प्रगति को पूरी तरह गलत दिशा में पटरी से उतारने लगते हैं। इसलिए सत्ता में बने रहना अहम है, और सत्ता में बने रहने का मतलब है कि आपकी अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत स्थिर होनी चाहिए और आपके देश के लोगों को आपके शासन से संतुष्ट होना चाहिए। इसलिए अगर पश्चिमी शक्तियां अचानक पाकिस्तान को मिलने वाली फंडिंग रोक दें, प्रतिबंध लगा दें या ऐसा कुछ कर दें, तो ये पाकिस्तानी या सूदी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका होगा। अगर अचानक सेना, सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों या नर्सों की तनख्वाह देना समस्या बन जाए, तो इससे सरकार बहुत तेजी से अस्थिर हो सकती है। तो मेरा मानना है कि आने वाले कुछ वर्षों में खाड़ी के राजतंत्र और पाकिस्तान दोनों ही वह बात समझते हैं जिस पर आपने और मैंने अभी चर्चा की। मेरा मानना है कि वे सभी समझदार खिलाड़ी हैं, वे सभी तर्कसंगत हैं, वे सभी दीवार पर लिखी इबारत पढ़ रहे हैं, लेकिन वे अभी पश्चिमी दबाव, पश्चिमी तोड़फोड़ वगैरह के सामने बहुत बहुत असुरक्षित हैं। इसलिए उन्हें बहुत बहुत सावधानी से कदम रखना पड़ता है, और मेरा मानना है कि वे आगे भी बहुत बहुत सावधानी से ही कदम रखेंगे। लेकिन दीर्घकाल में मेरा मानना है कि वे समझते हैं कि, खैर, हेनरी किसिंजर ने फिर कहा था, अमेरिका का दुश्मन होना बहुत खतरनाक है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना जानलेवा है। हाँ, इनसे कहा था। वे अब इसे हेनरी किसिंजर की कही किसी भी बात से बेहतर समझते हैं, लेकिन वे अभी भी ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जहां वे असुरक्षित हैं, और मेरा मानना है कि इन कमजोरियों से उबरने में समय लगेगा। ये रातों रात होने वाली बात नहीं है, और तब तक उन्हें बहुत बहुत सावधानी से कदम रखना होगा, और वे ऐसा करेंगे। तो पाकिस्तान सामने आएगा, यमनियों पर जमकर निशाना साधेगा, और फिर ईरानी राजदूत को बुलाकर कहेगा कि उन्हें इस और उस बात पर बहुत नाराजगी है। लेकिन मेरा मानना है कि ये औपचारिकताएं हैं जिन्हें अभी भी निभाना जरूरी है। मेरा मानना है कि उभरती हुई नई हकीकतों के खिलाफ पाकिस्तान का अचानक शत्रुतापूर्ण रास्ता अपनाना आत्मघाती होगा। खैर, मैं जो कुछ देख रहा हूँ, जो कुछ सुन रहा हूँ, और अपनी बातचीत के आधार पर कहूँ, तो वे इस मामले में बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत सावधानी से। एलेक्स, आपको यहाँ पाकर मैं बहुत बहुत खुश हूँ और सचमुच सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं इसकी सच में सराहना करता हूँ। और जैसा हमने बात की थी, उम्मीद है कि आज से ठीक 2 हफ्ते बाद इसी समय आपको फिर यहाँ बुलाने का इंतजार रहेगा। इसी समय। क्या ये ठीक है? मेरा मतलब, अगली बार मैं ये पक्का करूँगा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये काम क्यों नहीं किया, क्योंकि इसे तो काम करना चाहिए था। Birthreistes ni race sword you text ornamenti, pichli ahalik than datter knowledge ni realgeth, and get us checker tapful, a da over taste and small yurko, buff tamin korth. हाँ, ये जरा। They just some $4 reorigin alleged ni abortional belief tooth samine. Well, thank you, Alex. I look forward धन्यवाद, to seeing you, एलेक्स। आज से 2 हफ्ते बाद आपसे फिर मिलने का इंतजार रहेगा। दुनिया भर में हमारे सभी दर्शकों को माइगले में हर समूह क्षेत्र में यह है ट्रांजिशन प्रोटोकॉल, और हमारे लिए ये सम्मान और सौभाग्य की बात रही कि एलेक्स क्रेनर दूसरी बार हमारे शो में आए। अब वे हर 2 हफ्ते में हमारे शो के नियमित मेहमान होंगे और हमें वैश्विक वित्त के अपने बेहद अनोखे नजरिए से अपनी समझ साझा करेंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया सब्सक्राइब करें। कृपया हमारे सब्सक्राइब चैनल के जरिए $5 देकर पेड सब्सक्राइबर बने, जो आधे कप कॉफी की कीमत के बराबर है। हम जो भी करते हैं वह सब आपके मेल बॉक्स में पहुंचाएंगे, और जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद लेक्स, हमसे बात करने के लिए समय निकालने और अपना समय इतनी उदारता से देने के लिए मैं सचमुच आपका आभारी हूँ। धन्यवाद सर। and being so generous with your time. Thank you, sir.